वेलकम टू जिज्ञासु ऑनलाइन क्लासेस। आज का जो टॉपिक है वो है वेक्टर और क्लास 11th बेसिक से स्किल्स है वेक्टर्स का, उसको करेंगे। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसे आप मेजरमेंट करते हो तो उसका रिपोर्टिंग वैल्यू P इक्वल टू एन यू होता है। एन को क्या बोलते हैं? न्यूमेरिकल वैल्यू, और न्यूमेरिकल वैल्यू या मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, एंड यू क्या होता है? यूनिट होता है। तो जितने भी फिजिकल क्वांटिटी होते हैं उनके पास मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है, क्योंकि आप मेजरमेंट वैल्यू लेते हो और कुछ ना कुछ मेजरमेंट वैल्यू आएगा। लेकिन कुछ ऐसे भी फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनको कंप्लीटली एक्सप्रेस करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड सफिशिएंट नहीं होता। जैसे एक पॉइंट ले लो, अगर मैं आपको बोलता हूं कि इस पॉइंट पे फोर्स लगाओ 10 न्यूटन, आपने सोचा 10 न्यूटन फोर्स लगाना है, लेकिन यहाँ पे जाते हो और इस पॉइंट पे फोर्स लगाने के बहुत सारे डायरेक्शन हो सकते हैं। इधर लगाऊं या इस डायरेक्शन में लगाऊं या इस डायरेक्शन में लगाऊं या इस डायरेक्शन में लगाऊं, बहुत सारे डायरेक्शन है फोर्स लगाने के लिए। तो आप मेरे पास फिर से वापस आओगे, बोलोगे सर आपने ये तो बता दिया कि 10 न्यूटन फोर्स लगाना है, लेकिन किस डायरेक्शन में लगाना है? तो आपने कंप्लीटली ये नहीं बताया कि फोर्स कितना है और किस डायरेक्शन में है। तो फिर से मैं अब आपको बोलूंगा कि आप 10 न्यूटन फोर्स लगाओ और नॉर्थ डायरेक्शन में लगाओ। तो ये हमारा स्टैंडर्ड डायरेक्शन होता है, नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो मैं एक गिवन पॉइंट पे जो इस पे आपको फोर्स लगाना था, आपने एक फोर्स इधर पुल कर दिया नॉर्थ डायरेक्शन में, और फोर्स का वैल्यू मान लो आपने 10 न्यूटन। फॉर एग्जांपल मैं लिखने के लिए दिखा दे रहा हूँ कि 10 न्यूटन फोर्स लगा दिया। तो इसमें आप क्या देख रहे हो कि फोर्स एक ऐसा क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और एक यूनिक डायरेक्शंस भी है गिवन पॉइंट पे। तो वे सारे क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड होते हैं, यूनिक डायरेक्शंस होते हैं एंड लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा को ओबे करते हैं, उन्हें वेक्टर्स कहते हैं। तो वेक्टर्स क्या होते हैं? वेक्टर्स आर दोज फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैज मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मींस न्यूमेरिकल वैल्यू, यूनिक डायरेक्शन एंड ओबे लॉ ऑफ vector algebra. These are the basic criteria for a physical quantity to become vector. Look, इलेक्ट्रिक करंट जो है ना, उसके पास मैग्नीट्यूड होता है 10 एम्पियर, 20 एम्पियर, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू है। इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, तो डायरेक्शंस भी है। स्टिल ये स्केलर है, क्योंकि वो ये थर्ड कंडीशन है ना, उसको फॉलो नहीं करता। मींस इलेक्ट्रिक करंट डजंट ओबे लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा, दैट्स व्हाई इट इज स्केलर। तो केवल मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन का होना सफिशिएंट कंडीशन नहीं होता है एक फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर होने के लिए। फाइनली वेक्टर के एग्जांपल्स क्या क्या होंगे? सबसे पहले स्टार्ट जो आपके फिजिक्स में स्टार्टिंग होता है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, लीनियर मोमेंटम, फोर्स, इम्पल्स, etc। बच्चों, ये जो क्वांटिटीज मैंने बोर्ड पे लिखा है ये सारे वेक्टर्स हैं, और इनको ऐड करने के लिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए जो मेथड चाहिए वो सिंपल जो स्केलर मेथड हमने पढ़ा है, या 9th में जो 2 + 4 6 सिंपल स्केलर एडिशन है, वैसा है, वैसा नहीं होता। एक स्पेशल मेथड्स होते हैं वेक्टर को ऐड करने के लिए, वो भी टाइम टू टाइम आगे चल के हम जानेंगे। बट उससे पहले जो नेक्स्ट टॉपिक मैं डिस्कस करना चाहता हूं वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। एक वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन सेगमेंट along with arrow, लाइन सेगमेंट along with arrow।
इस पॉइंट को वेक्टर का टेल कहते हैं और इस पॉइंट को वेक्टर का हेड बोलते हैं, हेड ऑफ द वेक्टर। टेल का एक नाम दे दिया सपोज ए, हेड का नाम दे दिया बी, तो इस वेक्टर को लिखेंगे कैसे, हाउ टू राइट द वेक्टर ए बी। ये देखो इसमें डबल अल्फाबेट है, इसमें फर्स्ट अल्फाबेट जो है टेल है और सेकंड हेड है और एरो लगा दिया। तो लाइन सेगमेंट और एरो दोनों मिला करके एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। लाइन सेगमेंट क्या रिप्रेजेंट करता है, लाइन सेगमेंट रिप्रेजेंट magnitude of vector at given scale and arrow represent arrow direction of vector। अब इसको समझाने के लिए कि लाइन सेगमेंट एक मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है स्केल पे, गिवन स्केल पे, और एरो डायरेक्शन बताता है। एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक क्वेश्चन देता हूं, रिप्रेजेंट 20 न्यूटन फोर्स अलोंग नॉर्थ, ऐसा रिप्रेजेंट करना है। तो क्या करोगे, सबसे पहले स्टैंडर्ड डायरेक्शन दिखा दो, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, दिखा दिया। अब एक स्केल तैयार करता हूँ। स्केल है 1 सेंटीमीटर, जो लाइन सेगमेंट है ये 5 न्यूटन के इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट स्केल बना दिया। तो अब मैं क्या करूंगा, अगर 1 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट 5 न्यूटन वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है और हमें 20 न्यूटन फोर्स दिखाना है, तो कितने सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ करने पड़ेंगे, ऑब्वियसली 4 सेंटीमीटर। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 4 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ कर दिया और एरो नॉर्थ डायरेक्शन में दिखा दिया। एक व्यक्ति जो इस लाइन सेगमेंट को देखेगा और उसको मेजरमेंट करेगा तो इसका लेंथ 4 सेंटीमीटर पाया। अब वो स्केल से कंपेयर करेगा कि 1 सेंटीमीटर जो लेंथ है वो 5 न्यूटन फोर्स के इक्वल है, तो 4 सेंटीमीटर किसके इक्वल हो गया, 20 न्यूटन। तो 20 न्यूटन फोर्स का मैग्नीट्यूड हो गया। अब डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन किधर है, देखो नॉर्थ के डायरेक्शन में एरो है। तो जैसा आप देख पा रहे हो कि किस तरह से लाइन सेगमेंट किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को बताता है गिवन स्केल पे, और एरो कैसे डायरेक्शन के साथ रिजेंबल होता है या रिप्रेजेंट करता है। चलिए, जो अगला टॉपिक है वो है वेक्टर के नेमिंग करना, नेमिंग ऑफ वेक्टर। जैसे मैंने बताया कि एक वेक्टर ऐसे लिखते हो, ये टेल हो गया और ये हेड हो गया, इसका नेम क्या होगा, ए बी, और एक सिंपल पी भी लिख सकते हो सिंगल अल्फाबेट के थ्रू। सपोज वेक्टर का नाम पी हो गया। सपोज एक दूसरा वेक्टर ले लो ऐसे, टेल सी है और हेड डी है, इसका नाम क्या होगा, सी डी, और इसका दूसरा नाम दे देते हैं, सपोज सिंगल अल्फाबेट क्यू दे देते हैं, क्यू। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि एक वेक्टर को जब हम नेम करते हैं तो टेल और हेड के फॉर्म में करते हैं, डबल अल्फाबेट के थ्रू या सिंगल अल्फाबेट के थ्रू, पी क्यू आर समथिंग ऐसे नेम दे सकते हैं। अब किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अगर आपको लिखना है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पी, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, मॉड ऑफ पी और सिंपली पी लिख दो। तो इस तरह से आप देख पा रहे हो कि किसी वेक्टर को कैसे नेम किया जाता है, डबल अल्फाबेट एंड सिंगल अल्फाबेट। किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को कैसे लिखा जाता है वो भी पता चल गया आपको। अब आगे की बात करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स बोलो, कंडीशंस बोलो, कुछ भी बोल सकते हो, ऑफ वेक्टर, डिफरेंट टाइप ऑफ वेक्टर। इसमें सबसे फर्स्ट टाइप में नाम दूंगा वो है इक्वल वेक्टर्स। जैसे दो वेक्टर है, एक वेक्टर सपोज p है और दूसरा वेक्टर सपोज q है, तो आप देख पा रहे हो कि दोनों वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, लेंथ दिखाई दे रहा है ना, लाइन सेगमेंट इक्वल है और डायरेक्शन भी सेम है। तो दीज टू वेक्टर आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर। Hence
two vectors are said to be equal vector if they have equal magnitude and same direction. अगर मैं एक ऐसा वेक्टर और ले लूं जिसका मैग्नीट्यूड सपोज p के इक्वल है बट डायरेक्शन डिफरेंट है p से ना, तो आप बोल सकते हो p इज नॉट इक्वल टू r. Although p and r may have equal magnitude, but they have different direction, hence they cannot be equal. इक्वल वेक्टर होने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है कि मैग्नीट्यूड भी इक्वल होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए. एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ. 10 न्यूटन फोर्स along north और 10 न्यूटन फोर्स along east. इसको मैंने F1 नाम दे दिया और इसको मैंने F2 नाम दे दिया. क्या ये F1 और F2 दोनों इक्वल फोर्स हो सकते हैं? आप सोचिए. आंसर है नो. कारण F1 और F2 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बट F1 का जो डायरेक्शन है वो F2 से डिफरेंट है, इसलिए फोर्स F1 कैनॉट बी इक्वल टू फोर्स F2. नेक्स्ट टॉपिक है इक्वल वेक्टर के बाद ऑपोजिट और नेगेटिव वेक्टर. ये देखिए क्या है. सपोज ये एक वेक्टर P है और एक दूसरा वेक्टर मैंने ले लिया जिसका मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली P के इक्वल है बट डायरेक्शन P के अपोजिट है. ये Q है. तो आप बोल सकते हो कि P इज नेगेटिव वेक्टर ऑफ माइनस Q और Q इज नेगेटिव वेक्टर ऑफ माइनस P. एक वेक्टर दूसरे का क्या कहलाएगा? नेगेटिव कहलाएगा. कब? जब दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल हो बट एक का डायरेक्शन दूसरे के ऑपोजिट हो. एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा हूं. सपोज करो ये एक वेक्टर है, इस वेक्टर का नाम मैंने b दे दिया, स्मॉल b सपोज. ऐसे एक दूसरा वेक्टर मैं ऐसे लेता हूं, इनका मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली b के इक्वल है और डायरेक्शन b के अपोजिट है. इसको क्या लिखोगे? माइनस b. मैग्नीट्यूड लगभग सेम है, एक मान लो सेम है, थोड़ा बहुत डेविएशन हो गया वो लिखने में, बट डायरेक्शन अपोजिट है. p के जो b का डायरेक्शन है उसके जस्ट अपोजिट इस वाले नीचे वाले वेक्टर का डायरेक्शन है, इसलिए इसे माइनस b बोलेंगे. तो आपको पता चल गया कि अगर कोई वेक्टर b लिखा है तो माइनस b का मतलब क्या होता है, अगर a लिखा है तो माइनस a का मतलब क्या होता है. अब आइए डिफरेंट टाइप वेक्टर में क्या क्या हम लोगों ने कर लिया. इक्वल, उसके बाद अपोजिट, अब नल वेक्टर. नल वेक्टर क्या होता है? अ वेक्टर ऑफ जीरो मैग्नीट्यूड. कोई भी वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड जीरो है उसे क्या बोलते हैं? नल वेक्टर बोलते हैं. इफ a is the null vector, if a is a null vector, then a का जो मैग्नीट्यूड लेंगे वो क्या हो जाए? जीरो हो जाए. ये उसका प्रॉपर्टी हुआ. अभी बताया भी था मैंने कि कोई वेक्टर अगर नल वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? जीरो होता है. एक और प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं कि b is another vector of same nature. मतलब जो वेक्टर ही जिस नेचर का है, अगर a फोर्स है ना तो b भी फोर्स लेंगे, a वेलोसिटी है तो b भी वेलोसिटी लेंगे. और इस तरह से है कि b प्लस a, b हो जाए b माइनस a, b हो जाए एंड b डॉट a जीरो हो जाए. तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी किसके होते हैं? नल वेक्टर के. तो मैं फिर से समरी रेडी कर देता हूं कि अगर a नल वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड जीरो होगा. फर्दर अगर b एक अनदर वेक्टर है जिसका नेचर एग्जैक्टली a वेक्टर के जैसा है तो a वेक्टर नल वेक्टर है, तो फिर तो b प्लस a, b में a को ऐड करोगे तो b ही आएगा, b में से a को माइनस करोगे तो b आएगा, और b के साथ a को मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो आएगा. ये क्या हुआ? नल वेक्टर का प्रॉपर्टी. एग्जांपल बता रहा हूं. एक ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से मान लो थ्रो करते हो, सर्टेन वेलोसिटी मान लो 20 मीटर पर सेकंड से थ्रो कर दिया, फ्री फॉल होने दिया, ये क्या होगा? ऊपर जाएगा. जैसे ही हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा उस समय वेलोसिटी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड तो जीरो होगा और डायरेक्शन ऑफ कोर्स ऑब्वियस सी बात है कि हाईएस्ट पॉइंट के बाद ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आएगा ना फ्री फॉल में. तो इस वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो है हाईएस्ट पॉइंट पे. पार्टिकल के वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो है हाईएस्ट पॉइंट पे और डायरेक्शन किधर है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में है.
जो फिक्स डायरेक्शन है तो वेक्टर तो हुआ और मैग्नीट्यूड 0 हुआ, मतलब इट इज द टिपिकल एग्जांपल ऑफ नल वेक्टर। दूसरा, जैसे सिंपल पेंडुलम ले लो, अब ये ऑसिलेट कर रहा है, तो जब ये सिंपल पेंडुलम अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे होता हो, चाहे पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन है या फिर ये पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन है या नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन है, इन दोनों ही पोजीशन पे वेलोसिटी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो 0 होता है और इट इज द एग्जांपल ऑफ नल वेक्टर। तो बच्चों नल वेक्टर हमने कर लिया। अब अगला जो टॉपिक है वो है को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर्स ये क्या होते हैं, आप डायग्राम से देख लो, बहुत सारे वेक्टर्स मैं ड्रॉ कर रहा हूं। अब बताओ ये जो अलग अलग वेक्टर है, सपोज इसका नाम A1 दे दिया, इसका नाम A2, A3, A4, A5, A6, बहुत सारे वेक्टर्स हैं। इनमें कॉमन बात क्या है कि इन सारे वेक्टर का जो टेल है ना एक ही पॉइंट पे, कॉमन टेल्स है। वेक्टर हैविंग कॉमन टेल्स आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर। नेक्स्ट है डायरेक्शन प्रोफाइल, थोड़ा सा देख लो, उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा यूनिट वेक्टर। डायरेक्शन प्रोफाइल समझने के बाद यूनिट वेक्टर डिस्कस करेंगे और फिर आगे चलते जाएंगे। तो देखो बच्चों, रियल लाइफ में जो आपने ईवीएस में पढ़ा होगा, स्टैंडर्ड डायरेक्शन नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये स्टैंडर्ड डायरेक्शन है। नॉर्थ और ईस्ट को जस्ट इक्वली एंगल बाइसेक्टर जो होगा यहाँ पे ऐसे, ये 45 एंगल बना रहा है, ये भी 45 बना रहा है, तो इसे इस डायरेक्शन को क्या बोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट। ये भी एंगल बाइसेक्टर है, इसे क्या बोलेंगे, साउथ ईस्ट, इसे साउथ वेस्ट और इसे नॉर्थ वेस्ट। ये सारे एंगल 45, 45, 45, 45, 45 हो गया, ये भी 45 डिग्री एंगल बना रहा है। तो बच्चों अपवर्ड डायरेक्शन नॉर्थ, डाउनवर्ड साउथ, राइट ईस्ट, लेफ्ट वेस्ट। फिर नॉर्थ और ईस्ट का जो एंगल बाइसेक्टर है वो नॉर्थ ईस्ट हो गया, एग्जैक्टली साउथ और ईस्ट का एंगल बाइसेक्टर साउथ ईस्ट हो गया, साउथ और वेस्ट का साउथ वेस्ट हो गया और नॉर्थ और वेस्ट का नॉर्थ वेस्ट हो गया। लेकिन क्या इतने ही डायरेक्शन होते हैं प्लेन में, इसके अलावा भी कुछ सोचा जा सकता है। जैसे देखिए ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। सपोज करो ये किसी वेक्टर का डायरेक्शन है और ये डायरेक्शन ईस्ट के साथ 30 डिग्री बना रहा है। 30 डिग्री, ये वेक्टर जो है, वेक्टर का डायरेक्शन ईस्ट डायरेक्शन के साथ 30 डिग्री फॉर्म कर रहा है, बना रहा है। तो इस डायरेक्शन को कैसे लिखेंगे, ये लिखेंगे 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। सोचेंगे कैसे, इसमें ईस्ट क्या है, रेफरेंस डायरेक्शन है, पहले अपने आप को ईस्ट डायरेक्शन में ओरिएंट कर लो और ईस्ट से नॉर्थ की तरफ टर्न करो, कितना एंगल द्वारा, 30 डिग्री द्वारा, गिवन वेक्टर का डायरेक्शन आ जाएगा। फिर से सुन लीजिए कि मैंने लिखा है 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, मतलब ईस्ट रेफरेंस डायरेक्शन है, पहले अपने आप को ईस्ट की तरफ ओरिएंट करिए, फिर ईस्ट से नॉर्थ की तरफ टर्न करिए, कितना एंगल द्वारा, 30 डिग्री द्वारा, ये रहा गिवन वेक्टर का डायरेक्शन है। चलो एक और वेक्टर मैं लेता हूं, इसका डायरेक्शन देखो कैसे दिखाता हूं। ये मान लो 20 डिग्री है, ये गिवन वेक्टर जो है साउथ के साथ 20 डिग्री एंगल बना रहा है। लिखेंगे कैसे, 20 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, मीन साउथ रेफरेंस डायरेक्शन है, साउथ से वेस्ट की तरफ टर्न करिए, कितना एंगल द्वारा, 20 डिग्री द्वारा, तो आपको गिवन वेक्टर का डायरेक्शन आ जाएगा। तो बच्चों किसी भी वेक्टर का अगर एक प्लेन में, फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, एक प्लेन में मान लो एक डायरेक्शन दिखाना है, अगर मान लो मैं ऐसे लिखता हूँ लाइक इस तरह से, ये एंगल 15 डिग्री है। अब सोचो, बताओ कि ये डायरेक्शन को कैसे लिखेंगे, ये जो गिवन वेक्टर का डायरेक्शन को कैसे लिखेंगे, तो आंसर होगा, सोचो सोचो, चलो सोच लिया होगा, अब मैच करो, 15 डिग्री वेस्ट
ऑफ नॉर्थ। नॉर्थ रेफरेंस डायरेक्शन है, नॉर्थ से वेस्ट की तरफ टर्न करना है 15 डिग्री, आपको गिवन डायरेक्शंस आ जाएगा। तो बच्चों ये था एक प्लेन में, जैसे ग्रीन बोर्ड के प्लेन में मैंने 4 डायरेक्शन दिखा दिए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। फिर उस प्लेन के अंदर बहुत सारे मल्टीपल डायरेक्शंस हैं। तो कोई भी वेक्टर इस प्लेन में किसी भी डायरेक्शन में ओरिएंटेड है, तो उसको कैसे निकालेंगे? सबसे पहले रेफरेंस डायरेक्शन लेंगे और देखेंगे कि गिवन वेक्टर का डायरेक्शन रेफरेंस के साथ कितना एंगल बना रहा है। जितना एंगल बनाएगा इस तरह से लिखेंगे। फॉर एग्जांपल ये गिवन वेक्टर ईस्ट के साथ 30 डिग्री बना रहा है और नॉर्थ डायरेक्शन में बना रहे हैं, तो लिखा मैंने 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ईस्ट रेफरेंस डायरेक्शन है और ईस्ट के की तरफ ओरिएंट हो जाइए, 30 डिग्री टर्न करिए नॉर्थ की तरफ, गिवन डायरेक्शन मिल जाएगा। चलिए, तो ये वेक्टर का डायरेक्शन हुआ एक प्लेन में, लेकिन वेक्टर का डायरेक्शन स्पेस में भी हो सकता है। उसको कैसे सोचेंगे, ध्यान दीजिए। ये आपका एक क्यूबॉइड का डायग्राम में ड्रॉ करने जा रहा हूं। इसको ज्वाइन कर दिया ऐसे, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। ये वाई जेड के बीच भी एंगल 90 डिग्री है, एक्स वाई के बीच भी एंगल 90 डिग्री है और एक्स जेड के बीच भी एंगल 90 डिग्री है। सपोज करो एक ऐसा वेक्टर ले लिया जिसका टेल ऑरिजिन पे है और हेड इस ऑरिजिन के अपोजिट जो डायगोनल है ना क्यूबॉइड के अंदर, यहाँ पे इस वेक्टर का नाम मैंने क्या दे दिया, ओपी। ओपी। अब ओपी वेक्टर के डायरेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कितने एंगल चाहिए? तो मैं आपको बता दूं बच्चों कि एक प्लेन में अगर कोई वेक्टर है और प्लेन में रेफरेंस डायरेक्शन है, मान लो नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट या एक्स वाई रेफरेंस डायरेक्शन है प्लेन में, फिर तो एक प्लेन में किसी वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंगल एंगल काफी है। लेकिन स्पेस में अगर किसी वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना है तो यू नीड 3 सेट ऑफ एंगल्स। ये वेक्टर जो ओपी है, एक्स के साथ कितना एंगल बना रहा है उसे अल्फा लिया, वाई के साथ कितना एंगल बना रहा है उसे बीटा ले लिया और जेड के साथ कितना एंगल बना रहा है उसे गामा ले लिया। ये वेक्टर ओपी स्पेस में है और स्पेस में किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 3 एंगल्स चाहिए, अल्फा, बीटा एंड गामा। मैंने नाम दिया अल्फा, बीटा, गामा, ट्रेडिशन इसी का रहा है। तो ये जो अल्फा, बीटा, गामा जो एंगल आया, जो वेक्टर बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ, जेड एक्सिस के साथ, इसके कॉस के साथ अटैच करके मैं लिखता हूँ कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा। इस तीनों जो सेट है कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा का, इसे बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन या डीसी। तो डीसी क्या रिप्रेजेंट करता है, किसी भी गिवन वेक्टर का जो स्पेस में है का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। मतलब ये समझने वाली बात है कि एक स्पेस में एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंगल एंगल सफिशिएंट नहीं है, बल्कि उसमें 3 एंगल्स की जरूरत पड़ती है। वो जो गिवन वेक्टर एक्स के साथ कितना एंगल बना रहा है, वाई के साथ कितना एंगल बना रहा है, जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, और उस एंगल के कॉस को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द गिवन वेक्टर बोलते हैं। cos alpha, cos beta, cos gamma is called direction cosine of given vector of vector OP। ये रहा। तो बच्चों अब मैंने आपको बहुत कम समय में प्रयास किया कि एक गिवन वेक्टर के डायरेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पता चल गया। ओके, अब आ जाओ, जो मेन टॉपिक हमारा वो है यूनिट वेक्टर। मोस्ट इंपॉर्टेंट यही। यूनिट वेक्टर क्या होता है, कोई भी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। 1 न्यूटन फोर्स यूनिट वेक्टर है, 1 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी यूनिट वेक्टर है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन यूनिट वेक्टर है। तो अ वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। अब मैं एक एक्टिविटी करता हूं। एक्टिविटी क्या है, सपोज करो मैंने एक फोर्स ले लिया, ये 20 न्यूटन है अलोंग नॉर्थ। इसको दिखाया मैंने ऐसे, ये फोर्स हुआ, 20 न्यूटन इसका मैग्नीट्यूड है।
अब इस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये 20 हो गया। नाउ फोर्स को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करूं तो क्या होगा बेटा, ये लिखा है 20 न्यूटन along north डिवाइडेड बाई 20, कितना आ गया, 1 न्यूटन along north। ये जो आया, ऑफ कोर्स दिस इज द यूनिट वेक्टर। कैसे, डायरेक्शन है इसका, इस वेक्टर का नॉर्थ है, मैग्नीट्यूड 1 न्यूटन है। तो मैंने अभी बताया था कि कोई भी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो यूनिट वेक्टर होता है। तो मैंने एफ कैप क्यों लिखा, क्योंकि ये जो वेक्टर आया हुआ है यूनिट वेक्टर है और वो ओरिजिनल फोर्स एफ के डायरेक्शन में है। तो ये एफ वेक्टर है 20 न्यूटन और इसी के डायरेक्शन में एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 न्यूटन हो, ये क्या हो गया, एफ कैप। तो एफ कैप इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स एफ। और वो आया कैसे, एफ कैप को निकालना कैसे है, ऑब्टेन कैसे करना है, गिवन फोर्स को फोर्स वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके। ये हमने कंक्लूड किया। तो ये तो एग्जाम्पल के थ्रू मैंने समझने का प्रयास किया कि किसी गिवन वेक्टर के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड, उस वेक्टर को सॉरी उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना, उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना, क्या आ जाएगा, इस वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आएगा। तो इन जनरल अगर आपके पास एक, सॉरी बच्चों, अगर आपके पास एक वेक्टर है, एक वेक्टर ले लिया, एक वेक्टर ले लिया ए, और ए के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर है ए कैप, तो कैसे ऑब्टेन होगा, ए कैप इक्वल्स टू, मतलब वेक्टर ए को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर, ए कैप क्या है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। या क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, कोई वेक्टर को ऑब्टेन करना है ए को, तो उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को इस वेक्टर के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है ठीक है उससे मल्टीप्लाई कर दो। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा, कभी भी किसी वेक्टर को अगर ऑब्टेन करना हो तो उसके लिए दो चीज चाहिए, क्या, उसका मैग्नीट्यूड, और जिस वेक्टर को ऑब्टेन कर रहे हो उसका डायरेक्शन होगा ना, तो उस वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए। इसका मतलब हमें एक चीज यहाँ पे नीड हो रहा है कि एक स्टैंडर्ड डायरेक्शन अगर हमारे पास है तो स्टैंडर्ड डायरेक्शन के अलोंग क्यों नहीं स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर के बारे में सोचा जाए। तो इसी क्रम में क्या हुआ, हमारे पास देखो बच्चों, प्लेन में तो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ डायरेक्शन हो सकता है या एक्स वाई डायरेक्शन हो सकता है, बट स्पेस में क्या, स्पेस में 3 स्टैंडर्ड डायरेक्शन लेते हैं, एक एक्स डायरेक्शन, एक वाई डायरेक्शन और एक जेड डायरेक्शन। तो एक्स डायरेक्शन के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर आई कैप, वाई डायरेक्शन के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है उससे रिप्रेजेंट करते हैं जे कैप, और जेड डायरेक्शन के अलोंग जो स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर है उसे रिप्रेजेंट करते हैं के कैप। ये आई कैप हो गया, स्मॉल आई कैप, मैग्नीट्यूड इसका 1, जे कैप मैग्नीट्यूड 1, के कैप मैग्नीट्यूड 1। तो व्हाट आर द आई, जे एंड के? These are the standard unit vector along 3 standard direction x, y and z axis। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे, आई कैप यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड लोगे, या जे कैप यूनिट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड लोगे, या के कैप लोगे उसका मैग्नीट्यूड, तो ये तीनों के तीनों 1 आएगा। और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, अगर मैं 4 आई कैप लेता हूँ और इसका मैग्नीट्यूड लेता हूँ तो 4 तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, मैग्नीट्यूड के बाहर आ गया, मॉडुलस साइन के बाहर, आई कैप बचा, और आई कैप का मैग्नीट्यूड 1 होता है। अगर मैं -2 जे कैप लूंगा मॉड, ये क्या हो जाएगा, -2 का मैग्नीट्यूड 2, यूनिट वेक्टर जे कैप मैग्नीट्यूड मॉडुलस में आ गया, 2 × 1 2। सबको पता है कि नेगेटिव का मॉडुलस वैल्यू पॉजिटिव होता है, तो -2 का मॉडुलस वैल्यू बाहर निकाला तो 2 आ गया ना, मॉड ऑफ जे कैप का मैग्नीट्यूड 1 होता है, 2 आ गया। तो बच्चों ये था 3 स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर
3 स्टैंडर्ड डायरेक्शंस में और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग अगला जो टॉपिक डिस्कस करेंगे कि आई जे एंड के का यूज क्या है। तो आगे देखिए, यूज ऑफ आई जे एंड के। सबसे फर्स्ट यूज हम डिस्कस करेंगे वो है टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर इन स्पेस। स्पेस में कोई वेक्टर है उसको रिप्रेजेंट करना। देखो बच्चों, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। स्पेस में कोई वेक्टर है, इसका ये पॉइंट टेल और ये हेड हो गया। टेल का एक्स कोऑर्डिनेट मान लो x1, वाई कोऑर्डिनेट y1, जेड कोऑर्डिनेट z1, और हेड का एक्स कोऑर्डिनेट x2, वाई कोऑर्डिनेट y2, जेड कोऑर्डिनेट z2। तो वेक्टर ए बी को कैसे लिखेंगे? x2 माइनस x1 इंटू आई कैप प्लस y2 माइनस y1 इंटू जे कैप प्लस z2 माइनस z1 इंटू के कैप। ये फिर से मैं एक बार रिकॉल कर दूं कि कोई वेक्टर है स्पेस में, उसका टेल और हेड का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट। तो वेक्टर लिखने का तरीका क्या है कि हेड के कोऑर्डिनेट में से टेल को माइनस करो और यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करो। जैसे एक्स कोऑर्डिनेट लिया हेड का x2 माइनस x1 इंटू एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर आई कैप, प्लस हेड का y कोऑर्डिनेट लिया y2, टेल का y1 माइनस किया y2 माइनस y1, y एक्सिस का यूनिट वेक्टर j कैप। सिमिलरली z एक्सिस के लॉन्ग कोऑर्डिनेट का डिफरेंस ले लिया, हेड माइनस टेल, z2 माइनस z1 इंटू के कैप। तो ये वेक्टर आ गया स्टैंडर्ड वेक्टर स्पेस में। अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है बच्चों कि ये जो लाइन सेगमेंट है ना वेक्टर का, ये डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो ये तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फॉर्मूला से भी लिख सकते हो। क्या होगा? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिक फॉर्मूला यूज करो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। मतलब ये जो लाइन सेगमेंट ए बी है ना, या डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी है ना, यही वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड होगा। और ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 10th क्लास के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैंने इसका वैल्यू लिख दिया। डिस्टेंस फॉर्मूला बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। अब इसको अगर वेक्टर से लिंक करोगे तो ध्यान देना कि ये पॉइंट क्या है, ये रहा आई वेक्टर, आई का कोफिशिएंट है, y2 माइनस y1 क्या है, j का कोफिशिएंट है, और z2 माइनस z1 क्या है, k का कोफिशिएंट है। कोई भी वेक्टर जो स्पेस में दिया होगा वो आई जे के फॉर्म में होगा। तो उसमें आई जे और के का कोफिशिएंट को स्क्वायर करो, सम करो और स्क्वायर रूट ले लोगे तो गिवन वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझा देता हूँ, ध्यान दीजिए। ये वेक्टर मान लो ए बी है, एक पॉइंट का टेल 1 1 और 1 है, बी पॉइंट का ए पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है, सॉरी 1 1 1 है, और बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट सपोज करो 4 5 एंड 13 है। तो वेक्टर ए बी है, उसको कैसे लिखेंगे? 4 हेड के कोऑर्डिनेट में से टेल के कोऑर्डिनेट को माइनस करो, एक्स कोऑर्डिनेट को आई कैप लगा दो, 4 माइनस 1 इंटू आई कैप प्लस 5 माइनस 1 इंटू जे कैप प्लस 13 माइनस 1 इंटू के कैप। ये कितना आ गया बच्चों? ए बी इक्वल टू 3i प्लस 4j प्लस 12k। तो वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ 3i प्लस 4j प्लस 12k। तो रूल्स क्या बताया था? इसमें i के कोफिशिएंट, j का कोफिशिएंट और k के कोफिशिएंट का स्क्वायर कर दो और ऐड कर दो, रूट ले लो इस वाले फॉर्मूला से। अंडर रूट 169 और ऐसे करके 13 आ गया। तो एक 10th क्लास का भी बच्चा होगा जो वेक्टर सीखना चाहता है, इस इतनी आसानी से सीख सकता है कि किसी भी वेक्टर को जो कि स्पेस में है उसका टेल और हेड का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो उस वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं और उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकाल सकते हैं, या गिवन वेक्टर के लोग यूनिट वेक्टर भी कैसे निकाल सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन अगर आपको दूं कि एक वेक्टर सपोज करो ए दिया हुआ है, ए इक्वल टू 3i प्लस 4j प्लस 5k वेक्टर है, डिटरमाइन ए कैप। ए कैप क्या होता है बच्चों?
वेक्टर ए के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, तो इसका सॉल्यूशंस क्या होगा, वी नो ए कैप को कैसे निकालेंगे, गिवन वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके। अब गिवन वेक्टर क्या है, 3i प्लस 4j प्लस 5k अपॉन मॉड 3i प्लस 4j प्लस 5k। ये तो वेक्टर है, ये तो वैसे ही रहेगा 3i प्लस 4j प्लस 5k। और ये जो मॉडुलस मॉड है किसी वेक्टर का, तो उसका फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, i के कोफिशिएंट का स्क्वायर कर दो प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर कर दो प्लस k के कोफिशिएंट का स्क्वायर कर दो। कितना आ गया बताओ, 3i प्लस 4j प्लस 5k डिवाइडेड बाई अंडर रूट 9 प्लस 16 प्लस 25। 3i प्लस 4j प्लस 5k अपन रूट 50, रूट 50 को क्या लिख सकते हैं, 5 रूट 2 आंसर। तो बच्चों ये ए कैप क्या हुआ, यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए। और इस तरह से किसी वेक्टर के डायरेक्शन में अगर आपको यूनिट वेक्टर निकालना है तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। तो बच्चों अभी अभी जो मैंने डिस्कस किया था वो बेसिक वेक्टर डिस्कस किया, आपको यूनिट वेक्टर को इंट्रोड्यूस कर दिया। अब नेक्स्ट जो मेरा सीरीज आने वाला है थोड़ी देर बाद, वो इसके आगे का है, यूनिट वेक्टर का और एडवांस यूज क्या हो सकता है, और लॉज ऑफ वेक्टर एडिशंस क्या है, लॉज ऑफ वेक्टर सब्ट्रैक्शंस क्या है, लॉज ऑफ वेक्टर मल्टीप्लिकेशन क्या है। थैंक यू वेरी मच बच्चों, मिलते हैं फिर से। ओके।